हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, 27 तारीख से ये एग्ज़ाम कंटिन्यू होगा, है ना। लगातार चलता रहेगा और ये जनवरी तक जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी एग्ज़ाम डेट आ चुका होगा कि कब एग्ज़ाम लगा है, किस तारीख में लगा है ना, कौन सी शिफ्ट में लगा है, इस तरीके से जो एग्ज़ाम सिटी वगैरह दे दिया गया है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग रीजनिंग में अब कुछ इधर ही प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। 15-15 क्वेश्चंस के सेट हम लोग करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा हमारे साथ। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, 15 क्वेश्चन के सेट में आप एक बार जरूर देखिएगा कितने आपके क्वेश्चंस सही हो पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है, आप सभी लोग सॉल्व करते चलेंगे हमारे साथ। ठीक, देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के समूह के मध्य वही संबंध है जो दिए गए संख्या समूह में दी गई संख्याओं के बीच में है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम लोगों को क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो इस प्रश्न को जब हम लोग हल करेंगे तो पहले देखते हैं कि जो यहां पर दिया गया है ना, ठीक, इसमें रिलेशन क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या रिलेशन है। तो देखो 15 7 से 110 कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखो। अगर 15 है, फिर 7 है और फिर कितना लिखा है इसने, 110 लिखा है। ठीक है, तो देखो इतना हम समझ पा रहे हैं कि 15 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 15 सत्ती 105 आएगा। और 105 में अगर हम 5 जोड़ दें, क्या ये वैल्यू 110 आ जाएगी। ठीक, ऐसा हम चेक कर पा रहे हैं किस ऑप्शन में है। तो देखो पहला ऑप्शन ही चेक कर लें। तो देखो 18 पंचे 90 होगा, बताओ भाई 18 गुणे कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 90 होगा। ठीक, पहली दूसरी को गुणा किया है और फिर क्या करना है, 5 जोड़ देना है। फिर अगर हम 5 जोड़ दें इसमें तो क्या हो जाएगा 95। और देखो क्या यही वैल्यू दी गई है हमें, 95 दी गई। ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा इसका। यहाँ देखो 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 और 5 जोड़ेंगे तो 93 आएगा, 21 चक्कू 84 और फिर 5 जोड़ेंगे तो 89 और यहाँ से 17 दूनी 34 और 5 जोड़ देंगे तो 39। मतलब अदर कोई भी ऑप्शन को फॉलो नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। यहाँ पे देखो कह रहे यदि COC के कॉक को D4P6D4L2 लिखा जाता है तो HENCE हेंस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो COC के, ठीक, COC के, इसको इसने क्या लिखा है, D4P6 D4P6। उसके बाद देखो D4L2 D4 और L2 लिखा है। पहले तो इस रिलेशन को समझना रहेगा थोड़ा सा, है ना। इस रिलेशन को हम लोग समझेंगे कि इसने किस तरीके से लिखा होगा। तो देखो C से D लिखा तो इसने +1 करा, O से P लिखा तब भी इसने +1 करा, और C से D लिखा तब भी इसने +1 करा है, और K से L लिखा तब भी इसने क्या करा, +1 करा है। अब थोड़ा सा और समझना है कि D का जो प्लेस वैल्यू है वो 4 है, D का प्लेस वैल्यू है ये भी 4 है, पर P पे इसने 6 क्यों लिखा है और L पे इसने 2 क्यों लिखा है। इस बात को आप लोग समझिएगा कि यहां तो ये डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख रहा है, यहां भी ये डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख रहा है, पर यहां पे नहीं लिख रहा है। तो देखो P का अगर एक्चुअल प्लेस देखोगे तो P का प्लेस वैल्यू क्या है, 16 है। और देखो 6 लिखा है इसने, कितना लिखा है 6। तो 16 से अगर हम 6 लिखेंगे तो ये यूनिट प्लेस डिजिट इसने लिख दी, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट दी गई है वो उठा के लिख दी। जैसे ही तुम L को अगर देखोगे तो L कितने पे आता है, 12 पे। तो इसने देखो क्या करा, 2 उठा के लिख दिया जो इकाई के अंक पर है, ये इकाई के स्थान पर इकाई का अंक है ना। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो देखो हमें क्या दिया गया है, HENCE हेंस का पूछ रहा है, HENCE हेंस का इसने हमसे पूछा है। तो हेंस के लिए जब हम जाएंगे तो फिर आगे अक्षर कौन कौन से लेंगे, तो H के बाद जाएंगे तो यहां पर अक्षर क्या ले लेंगे, I। ठीक, I ले लेंगे। उसके बाद E के बाद जाएंगे तो हम F ले लेंगे। ठीक, फिर N के बाद जाएंगे तो O ले लेंगे।
और सी के बाद जाएंगे तो डी ले लेंगे और ई के बाद जाएंगे तो एफ ले लेंगे। ठीक है, इतना है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर f का प्लेस वैल्यू जो है वो f का प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो f का प्लेस वैल्यू कितना है 6, d का प्लेस वैल्यू कितना है 4 और o का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15। ठीक, और यहाँ पर कितना लिखना है 5 क्योंकि इकाई का अंक लेंगे। f का प्लेस वैल्यू कितना है 6 और i किस स्थान पर आएगा 9 पे, तो i 9 कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये i है, एक्चुअल में ये 1 लग रहा पर ये i है। ठीक है, ये हर जगह पर i ही है। ठीक, ये हर जगह पर क्या है आई है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो I9F6 I9F6 है, O उसके बाद देखो 5 है, D4F6 है, D4F6 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो चौथा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट लेटर ले रहा पर प्लेस वैल्यू जो ले रहा है वो अगर सिंगल डिजिट है तो वो ऐसे ही लिख दे रहा है, पर डबल डिजिट में जो है तो उसमें क्या कर रहा है, ये इकाई का अंक ले रहा है जो राइट साइड से फर्स्ट पे आएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। कह रहा व्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुने। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आरआरबी के एग्जाम्स में चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो या अदर कोई भी एग्जाम लेते हैं, जैसे एलपी का हो गया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर आरआरबी में मोस्टली केसेस में पूछता है। तो ये जो प्रश्न हमें दिया गया है इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले इसने कहा कि अव्यवस्थित अक्षरों को क्या करना है, उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है, और जब ये चेंज हो जाएगा तो फिर क्या करना, हमें असंगत बताना है। मतलब समझ पाए ना, कि पहले क्या करना है कि जो लेटर्स दिए गए हैं, ठीक, ये जो लेटर्स दिए गए हैं, ठीक, ये जो लेटर्स दिए गए हैं हमें, है ना, इन लेटर से, ठीक, ये जो लेटर दिए हैं इन लेटर से हमें क्या करना है, ठीक, इन लेटर से हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। ठीक है, इन लेटर से हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है, और जब शब्द बन जाएगा देन क्या करना है हमें, देन उसमें ऑड वन आउट पिक करना है। ठीक है, देन उसमें ऑड वन आउट पिक करना है। देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। अगर तो ये क्या लिखा है, EDN लिखा है, तो यहाँ पे एक शब्द हम बना सकते हैं DEN, ये भी बन सकता है। वैसे तो एक शब्द और बन जाएगा END इंड। ठीक, ये भी बन जाएगा एक। यहां पर देखो, अगर इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या है, NEST, देखो सही से तो नेस्ट लिखा है, इसका मतलब फिर ये वाला तो नहीं ही पिक करना है, कारण कि ये दोनों देखो रहने की जगह है, इसका मतलब ये इसी प्लेस से बिलोंग करता होगा। तो ये क्या लिखा गया एक्चुअल में है, तो BURROW। ठीक है, BURROW बोरो लिखा गया है। ठीक, तो ये क्या दिया गया है, आर से अगर इससे अगर बनाया जाए तो ROOF। ठीक, ROOF रूफ। ठीक, अब देखो हमारे पास जो शब्द आए हैं वो क्या क्या बन के आए हैं। ठीक, बोरो, डेन, गुफा, इसका मतलब क्या होता है, गुफा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गुफा होता है। ठीक है ना, अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अब आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक, देखो, डेन का मतलब होता है गुफा। ठीक, डेन का मतलब क्या होता है, गुफा। रूफ का मतलब होता है छत। ठीक, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। ठीक, ये क्या है, घोंसला है। और बोरो ये मतलब होता है इसका एक्चुअल में मांद होता है। ठीक, मांद। ठीक, अब समझो इसको। देखो, घोंसला कौन रहेगा, चिड़िया रहेंगी। ठीक है, चिड़िया। उसके बाद देखो, अगर डेन गुफा है, इधर ही शेर वगैरह है ना। ठीक, मांद ये बोरो जो होती रहने की जगह एक्चुअल में ये खरगोश की होती है। किसकी होती है, खरगोश की होती है। और डेन हो गया रूफ, छत, यही ऑड वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, छत, छत एक्चुअल में रहने की जगह नहीं है। ठीक, अगर मनुष्य रहता भी है, ह्यूमन बीइंग, तो क्या होता है, वो घर में रहता, मकान में, है ना। ठीक, पर यहाँ पर ये ऑड हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
तीसरा हो जाएगा, पर इनको सबसे चैलेंजिंग टास्क है ये कि इनको हम अरेंज किस तरीके से करेंगे। आपका इंग्लिश वोकैब कितना स्ट्रांग है ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा इस पोर्शन के अंदर। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या दिया गया है। कह रहा है टी है, PAR है, फ्लैग स्टिक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो फ्लैग स्टिक, ठीक, अब देखो समझो, क्रिकेट में फ्लैग स्टिक होता नहीं है, टेनिस में भी नहीं होता है, ठीक है, हॉकी में क्या होता है या गोल्फ में होता है। ठीक, तो फ्लैग स्टिक जो है वो एक्चुअल में गोल्फ में ही होता है। ठीक है, समझ गए, हॉकी में स्टिक तो होती है पर फ्लैग स्टिक नहीं होती है। ठीक है, तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है तीनों टर्म्स, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमें दिया गया है। अगला क्या कह रहा है, 67 है, 67 फिर 56 लगा क्वेश्चन मार्क है, 45 45 34 34 23 23 उसके बाद 12। ध्यान से देखो अगर, तो देखो जो वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, यहां पे रिपीट दोनों कर रही हैं, फिर देखो यहां दोनों रिपीट कर रही हैं, समझो इस बात को, फिर यहां दोनों रिपीट कर रही हैं, फिर यहां पर भी दोनों रिपीट कर रही हैं। ठीक, उसके बाद ये चल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है, चल क्या रहा है, यहां पर वैल्यू क्या आएगी अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ गए। तो देखो 67 है, 67 है, फिर इसने 67 लिखा है और फिर इसने क्या करा है, 56 लिख दिया है। एक्चुअल में क्या चल रहा है यहाँ पे अगर देखो तो इंटू 1 है और यहाँ पर देखो तो -11 है। ठीक, सही से देखो अगर ध्यान से, तो फिर क्या ये आगे रिपीट करेगा, इंटू 1 कर लेंगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। ठीक, फिर आगे जाओगे तो क्या ये -11 होगा तो ये कितना आ जाएगा, 45। ठीक, अब देखो क्या ये सीरीज इसी पैटर्न पर हमें दी गई है। देखो भाई एक बार, तो देखो 67 पहला टर्म है, 67 पहला टर्म है, फिर 67 दूसरा टर्म है, फिर 67 दूसरा टर्म, फिर 56 तीसरा टर्म है, फिर 56 तीसरा टर्म। यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 आ जाएगी, 56 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखो 45 यहाँ भी दिया गया, 45 यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, फिर ये इंटू 1 होगा ना जाके आगे, फिर ये इंटू 1 होगा, फिर 11 सब्ट्रैक्ट होगा। ये इस तरीके से सीरीज 5 नंबर पे क्या है ना बनती चली जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहां, 6 की तरफ। देखो ये क्या दिया गया है, 6 नंबर कह रहा दिए गए प्रत्येक संख्या में इक्वल बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद संख्या, बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद दो संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तीनों संख्या समूहों में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो 6 8 से इसने 12 लिखा, 9 8 से इसने 18 लिखा, 6 10 से पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक, तो देखो एक चीज समझो कि 6 और 8 अगर देखो यहां पर क्या है 12 है, तो हम इसको अगर गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 6 8 ये वैल्यू 48 हो जाएगी। 48 बराबर कितना है 12, तो एक तो ये देख सकते हो कि इसका कितना है 4 गुना है। ठीक है, इसका 4 गुना है। ऐसे ही अगर हम लोग आगे चेक करते हैं तो देखो 9 8 पे अगर चेक करो, 9 8 पे चेक करो तो इसने क्या दिया 18 दे रखा है। तो देखो 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 सॉरी 9 8 कितना हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा, बताओ 72 हो जाएगा। ठीक, तो 9 8 72 हो जाएगा और इधर ही कितना है 18, तो ये भी इसका देखो कितना है 4 टाइम्स है। देखो ये भी इतना है 4 टाइम्स है इसका। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक 10 गुणे 6, 6 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 6 10 से अगर जाओगे तो 6 दहम कितना हो जाएगा, इससे 60 बनेगा और 60 बनेगा तो ये वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो 60 क्या कर रहा है इधर देखो ये 4 गुना है, तो 60 4 गुना किसका होगा, 15 का होगा। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे भी कर सकते हो, इसको 4 से डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है, मतलब समझ पाए ना, कि जैसे 6 8 48 हम ऐसे लिख लें कि 6 गुणे 8 भाग 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो दोनों तरीके से लगा सकते हो, सेम चीज है। ठीक, एक तरफ अगर गुणा करेगा दूसरी तरफ उसको रिवर्स में हम भाग भी कर सकते हैं। ठीक, बढ़े हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया गया है। 7 में कह रहा है कि यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदला जाता है, इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन का क्रम हो तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसको कि ये डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्शन से। एक्चुअल में जो डायरेक्शन में डायग्राम बनता है, ठीक, वो डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। आप सब देखिएगा, सभी स्टूडेंट देखेंगे इसको। ठीक, देखो इसमें अगर हम बात कर लें तो ये उत्तर है, ठीक, और ये क्या है
ये है दक्षिण, ठीक। ये क्या है, ये है पूर्व, और ये क्या है, ये है पश्चिम, ठीक। दक्षिण पूर्व के बीच में यहां पर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, ठीक। दक्षिण पश्चिम के बीच में ये दक्षिण और ये क्या आ गया, पश्चिम, ठीक। अब इधर आ जाओ अगर तो उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। ऐसे ही देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व, ठीक। ये डायरेक्शन का ये एक्चुअल डायग्राम है। प्रश्न इस पर पूछ ही नहीं रहा है, प्रश्न इसमें परिवर्तन करने को बोल रहा है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें परिवर्तन कर दो भाई, ठीक। तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें परिवर्तन कर देते हैं। जो भी इसने चेंजिंग बोली है वो चेंजिंग हम कर लेते हैं। आप सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण को क्या कर लें, उत्तर पश्चिम में बदल लें, तो देखो दक्षिण नीचे है, तो इसको कह रहा है क्या लिख लो, उत्तर पश्चिम लिख लो, ठीक है भाई। हम उत्तर लिख लिए और इसको पश्चिम लिख लिए। और इसने क्या बोला, कह रहा उत्तर पश्चिम को पूर्व लिख लो, ठीक। उत्तर पश्चिम को क्या लिख लो, पूर्व। उत्तर पश्चिम यहां पर है तो इसको कह रहा है क्या लिख लो, पूर्व लिख लो, ठीक है भाई, हमने पूर्व लिख लिया, ठीक। अब बताओ हमें इसने हमसे क्या कहा, और इसी प्रकार आगे भी उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा। ध्यान से देखना, अगर ये पूर्व है तो फिर क्या इसका विपरीत पश्चिम होगा यहां पर, बताओ, ठीक। इसका पूर्व है तो पश्चिम हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, पूर्व से एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, कैसे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ध्यान से देखना आप लोग, पूर्व से एक छोड़ के क्लॉकवाइज, पूर्व से एक छोड़ के क्लॉकवाइज अगर हम आगे बढ़ें तो देखो हमें डायरेक्शन क्या मिलती है, बताओ भाई। पूर्व से क्लॉकवाइज, पूर्व से, ध्यान से देखना, पूर्व से क्लॉकवाइज एक छोड़ के कौन सी मिलेगी दिशा, दक्षिण मिलेगी, ठीक। तो एक छोड़ दें, यहां पर क्या हमें दक्षिण मिल जाएगा, बताओ। एक तो ये है, और दूसरा ये भी कर सकते हो कि उत्तर पश्चिम किसके बीच में आएगा, पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगा, तुम यहां से भी लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास चारों मेन दिशाएं हो गई। तो देखो ये उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऐसे ही दक्षिण पूर्व के बीच में ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऐसे ही अगर लिखें तो ये दक्षिण पश्चिम यहां पर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम यहां पर आ जाएगा। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा क्या कहलाएगी। उत्तर पूर्व एक्चुअल में कहां पर है, रियल डायग्राम में देखो आप लोग, तो उत्तर पूर्व कहां पर है, उत्तर पूर्व यहां पर है, ठीक। ये है, अब ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। इस जगह पर देखो, इसमें क्या है, क्योंकि ये नया डायग्राम बना है ना, तो इस जगह पर क्या है, तो इस जगह पर दक्षिण है। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व को किस दिशा में, ठीक, कहा जाएगा, है ना, ठीक। तो कह रहा है कि किस दिशा में बदला जाएगा, उत्तर पूर्व जो है वो किस दिशा में बदल जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा, ठीक। ये आप लोग समझ पाए ना इसको, ठीक। एक बार अगर चाहो तो आप लोग फिर से देख सकते हो, इसको फिर से समझा देते हैं। ये इसका वास्तविक डायग्राम है, ठीक है। ये इसका क्या है, वास्तविक डायग्राम है। नॉर्थ ऊपर होगा, पूर्व होगा, फिर दक्षिण होगा, फिर ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, अब हम जब सब डायरेक्शंस लेंगे तो मिड में आ जाएंगे इसके, ठीक। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दें, मतलब जहां पर दक्षिण था, ठीक, जहां पर दक्षिण था वहां क्या आ गया, उत्तर पश्चिम आ गया, ठीक। फिर कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को क्या लिख लें, पूर्व लिख लें, ठीक। देखो ध्यान से, अगर कह रहा है उत्तर पश्चिम को क्या लिख लिया, पूर्व में लिख लिया, तो देखो उत्तर पश्चिम एक्चुअल में यहां पर है, तो इसको मैंने क्या करा, पूर्व लिख लिया, ठीक। दक्षिण को देखो उत्तर पश्चिम लिख दिया है, यही तो बोला इसने, दो दो चेंजिंग। दक्षिण को उत्तर पश्चिम लिख लेते हैं और उत्तर पश्चिम को क्या करते हैं, पूर्व लिख लेते हैं, तो उत्तर पश्चिम, क्योंकि देखो जो परिवर्तन होगा वो रियल डायग्राम में ही होगा, तभी तो हम नया बनाएंगे। अब आगे देखो कह रहा है, और इसी प्रकार आगे भी चेंजिंग की जाती है, तो कह रहा उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा, ठीक। तो कह रहा है उत्तर पूर्व जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बदल जाएगा, ठीक। उत्तर पूर्व की जगह क्या आ जाएगा, तो उत्तर पूर्व की जगह पर देख पा रहे हो क्या आ जा रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जा रहा है, दक्षिण आ जा रहा है। इसका साउथ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़े हम लोग आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है डी
निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें, इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। f माइनस डी का मतलब एफ डी का पिता है, f प्लस डी का मतलब एफ डी की बेटी है, f डिवाइडेड बाई डी का मतलब एफ डी का बेटा है, f इंटू डी का मतलब एफ डी की पत्नी है। निम्नलिखित में से किसका मतलब होगा कि जेड वाई का पिता है। देखो जेड वाई का पिता है, अगर जेड क्या है, पिता है, तो इसका जेंडर भी क्या होगा, मेल होगा। बताओ भाई, मेल होगा। तो देखो इसमें पहले तो एक चीज चेक कर लेते हैं, मेल वाले ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है। तो ऑप्शन एक तो डिवीजन वाला है, इससे पहले जो आएगा वो मेल होगा। एक माइनस सिंबल से पहले जो आएगा वो भी मेल होगा। बाकी प्लस और इनटू पे फीमेल आएगा। तो जेड अगर प्लस से पहले तो फीमेल है, जेड अगर इनटू से पहले तब भी फीमेल है। चेक करो जरा, क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है? तो इन सब केसेस में अगर ध्यान से देखो तो जेड सबसे आखिर में है, और जेड अगर सबसे आखिर में है तो आपको ये क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। ठीक है, इसको क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। तो देखो पहले से ही चेक कर लिया जाए, y माइनस ई इंटू जेड है। देखो y माइनस ई, अब देखो ध्यान समझिएगा, f माइनस डी, पहले माइनस का सिंबल यहाँ लगा है, ठीक, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा, तो यहाँ भी माइनस का मतलब क्या है, कह रहा है f माइनस डी का मतलब एफ डी का पिता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस ई में y पिता हो जाएगा, और y पिता किसका हो जाएगा, e का। ठीक, समझ पाए ना, f माइनस डी का मतलब एफ डी का पिता है, तो y माइनस ई में y पिता होगा किसका, e का। e इंटू जेड क्या है, e इंटू जेड में अगर देखो तो f इंटू डी का मतलब एफ डी की पत्नी है, तो e इंटू जेड में e पत्नी होगी और किसकी हो जाएगी, जेड की हो जाएगी। ठीक है, e इंटू जेड, f इंटू डी का मतलब एफ डी की पत्नी है, ठीक। तो e इंटू जेड में e पत्नी होगी किसकी, जेड की। अब पूछ कह रहा था जेड पिता होना चाहिए y का, जबकि यहाँ देखो रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स है मतलब पीढ़ी का फर्क जो है, तो पीढ़ी का फर्क है, ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। सेम केस यहां आ जाओ, ऑप्शन नंबर दूसरे पर y प्लस ई। अब ध्यान से देखिएगा, f प्लस डी का मतलब एफ डी की बेटी है, तो y प्लस ई में, इस डायग्राम को अगर देखो दूसरे वाले को, तो कह रहा y प्लस ई में, तो देखो कह रहा है f प्लस डी का मतलब है एफ डी की बेटी है, तो y प्लस ई में y बेटी होगी और किसकी हो जाएगी, e की। ठीक है, e की हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, ए प्लस डी एफ डी की बेटी, तो वाई प्लस ई वाई बेटी होगी किसकी, ई की, और कह रहा है ई भाग जेड। ठीक, तो देखो एफ भाग डी का मतलब क्या है, एफ डी का बेटा है। ठीक, एफ डी का बेटा है, एफ डिवाइडेड बाई डी एफ डी का बेटा है, तो ई डिवाइडेड बाई जेड में ई बेटा होगा किसका, जेड का। और ई अगर बेटा है, ई अगर बेटा है किसका, जेड का। ठीक, तो देखो यहां पर जेड का जेंडर नहीं बता पाओगे, है ना, बता नहीं पाओगे, तो फिर क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन नंबर तीसरे की तरफ, यहां चेक कर लो, कह रहा y प्लस ई है। देखो a प्लस डी एफ डी की बेटी है, तो y प्लस ई में y बेटी होगी और किसकी हो जाएगी, e की। ठीक, अब देखो कह रहा है कि e माइनस जेड, ध्यान से समझिएगा, e माइनस जेड, f माइनस डी का मतलब एफ डी का पिता है, तो e माइनस जेड में e पिता होगा, पिता होगा तो किसका पिता है, जेड का। अब देखो e पिता है तो जेंडर मेल होगा, ये जेंडर मेल हो जाएगा, और ये पिता किसका है, जेड का। ठीक, तो इस केस में क्या आ जाएगा बताओ भाई, ठीक, ई पिता हो जाएगा किसका, जेड का। कह क्या रहा था, जेड वाई का पिता होना चाहिए, तो ये तीनों कैंसिल हो गए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा। चाहो तो इसका आप लोग डायग्राम बना के चेक कर सकते हो। कैसे, कह रहा है वाई प्लस ई इंटू जेड है, तो देखो वाई प्लस ई, ध्यान से समझिएगा, वाई प्लस ई, देखो f प्लस डी का मतलब एफ डी की बेटी है, तो y प्लस ई में y बेटी हो जाएगी किसकी, e की। e इंटू जेड है, तो देखो f इंटू डी का मतलब क्या है, f इंटू डी का मतलब क्या है, एफ डी की पत्नी है, तो e इंटू जेड का मतलब क्या हो जाएगा, e पत्नी हो जाएगी और किसकी हो जाएगी, जेड की। अगर ये पत्नी फीमेल है तो ये क्या होगा, मेल होगा। ध्यान से देखो, y इसकी बेटी तो बेटी इसकी होगी, जेड पिता हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को समझ में आया ना कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये ब्लड रिलेशन के समीकरण वाले जो क्वेश्चंस है मैंने ब्लड रिलेशन की क्लास में पहले ही पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इनका रिवीजन कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि समीकरण वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां से इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ योग
गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। देखो क्या कोई इक्वेशन एलिमिनेट हो रही है, देखो चेंजिंग करके निकालना है, ठीक, समीकरण एलिमिनेट हो रही है क्या कोई, तो देखो एलिमिनेशन का जो रूल है ना वो भाग के सिंबल पर होगा, किस पर होगा, डिवीजन पर। कह रहा है कि गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाना है। देखो भाग किसकी जगह आ रहा है, भाग आ रहा है गुणे की जगह, ठीक है, गुणे की जगह क्या आ रहा है, भाग। तो पहले से देखो गुणा कहां कहां पर लगा है, तो देखो गुणा यहां लगा है तो 3 से पूरा कट जाएगा, इसका मतलब कि अगर यहां भाग लगाएंगे तो ये पूरा काट देगा, इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल है। ठीक, यहां आ जाओ, अगर यहां भाग लगा देंगे हम तो ये भी आंसर पॉसिबल है। ठीक, अगर यहां भाग लगा देंगे तो ये भी आंसर पॉसिबल है। ठीक, अब देखो यहां अगर भाग लगा देंगे तो ये भी आंसर पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन एलिमिनेट नहीं हो रही है। ठीक, तो अब थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, कोई ऑप्शन एक पिक कर लिया जाए। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में एक से पिक किया था, पहले से लास्ट की तरफ, इसमें चेक करते हैं, कोई एक तो पिक ही करना है, तो एक बार आखिरी वाला ही चेक कर लिया जाए। ठीक, तो देखो 10 माइनस 12 है, चेंजिंग अगर हम करते हैं, ठीक, तो देखो ये बहुत अनकंडीशनल है कि एलिमिनेशन हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। इसको चेक करते हैं, 10 माइनस 12 अगर लिखेंगे तो देखो 10 है, माइनस की जगह कह रहा है योग है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 12। ठीक, और कह रहा है भाग, भाग का सिंबल लगा के इसने कहा भाग का अर्थ घटाना है, माइनस लगा दिया मैंने। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा 18, और कह रहा है गुणे की जगह क्या आ जाना चाहिए, भाग आ जाना चाहिए, तो गुणे की जगह भाई भाग लगा दी मैंने, कितना आ गया 6। प्लस की जगह कह रहा है क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक, गुणा कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो क्या इस वैल्यू को अगर सॉल्व किया जाए तो 6 3 18, पहले ये हल होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, बताओ भाई 3 आ जाएगा, और 3 गुणे 2 है, ठीक है, और इधर ही माइनस कितना है 10 है, और प्लस कितना है 12 है। ठीक, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या आ जाएगा, एक्चुअल में क्या आ जाएगा 10 प्लस 12 और माइनस कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो 12 10 22 माइनस 6, ये वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक, देखो अभी इधर ही से मिल गया पहला, लास्ट वाले से, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, 12 10 22 और 22 से 6 घटा देंगे तो वैल्यू 16 आ जाएगी। ये कोइंसिडेंस है, मान लो हमने आखिरी वाला पकड़ा और यही मिल गया, हो सकता है ये ना मिलता तो फिर हम किसी और ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते। देखो जब एलिमिनेट नहीं होगा तो मैक्सिमम 3 ऑप्शन तक आपको जाना रहेगा। ठीक, जैसे ये नहीं मिला, हो सकता है ये मिल जाए, ये नहीं मिला तो हो सकता है ये मिले, ये भी नहीं मिला, पता चला तीनों नहीं मिला तो पहला सही हो जाएगा, वो एक केस है इसका। ठीक, हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिएगा 10 नंबर, ये सिलोगिज्म से क्वेश्चन दिया गया, कथन और निष्कर्ष से है। ठीक, इसमें देखो भाई क्या कह रहा है, 3 कथन दिए गए उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए। पहले हमें क्या करना है, कथन से डायग्राम बना लेना, आप सभी लोग भी बनाइएगा। कह रहा कुछ चूहे खरगोश हैं। ठीक, तो देखो कुछ चूहे क्या हैं, खरगोश हैं, कुछ चूहे क्या हैं, खरगोश हैं, कुछ चूहे खरगोश हैं। ठीक, कह रहा है सभी खरगोश गाजर हैं, ये सभी खरगोश क्या हैं, गाजर हैं, और कह रहा है कुछ गाजर क्या है, संतरे हैं, कुछ गाजर क्या है, संतरे हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू लिख लेते हैं। देखो कह रहा है कुछ चूहे खरगोश हैं, तो ये क्या है, चूहे। ठीक, और ये क्या हो गए, कुछ चूहे खरगोश हो गए। ठीक, कह रहा है सभी खरगोश क्या हैं, गाजर हैं, सभी खरगोश क्या हैं, गाजर हैं। ठीक, सभी खरगोश क्या हैं, गाजर हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ गाजर क्या हैं, संतरे हैं, कुछ गाजर क्या हैं, संतरे हैं। ठीक, कुछ गाजर संतरे हैं। ठीक, ये हमारा एक्चुअल डायग्राम बन गया है। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ चूहे गाजर हैं, तो देखो कुछ चूहे गाजर हैं, तो ये देखो कॉमन पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, ये कॉमन पोर्शन दिख रहा है दोनों के बीच में, तो जब दोनों के बीच में दिख रहा है चूहे का कुछ भाग गाजर में है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ खरगोश संतरे हैं, तो देखो खरगोश का हिस्सा ये वाला है, ये है, और संतरे का हिस्सा ये वाला है। क्या ये रिलेट कर रहा है कुछ खरगोश संतरे, तो ऐसा दिख तो नहीं रहा है ना खरगोश का भाग संतरे के साथ, और जो चीज दिख नहीं रही वो हमें पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नॉर्मल कंक्लूजन में जो ऐसे निष्कर्ष जो बताए नहीं जा सकते वो गलत होते हैं। पहला सही हो जाएगा कि कुछ चूहे क्या हैं, गाजर हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, तो केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा, कौन सा, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, पहला अनुसरण करता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर में क्या कह रहा है,
कुछ टोकरियां बेंत हैं। देखो इसका डायग्राम अगर बनाते हैं तो कह रहा है कि कुछ टोकरियां क्या हैं, बेंत हैं। कुछ टोकरियां ये क्या है, बेंत हैं। और कह रहा है कुछ बेंत लकड़ी हैं, कुछ बेंत क्या है, लकड़ी है। और कह रहा है कि सभी लकड़ियां जंगल हैं, सभी लकड़ियां जंगल हैं। ठीक, अब इसमें वैल्यू फिल कर ली जाए, है ना। कह रहा है कुछ टोकरियां क्या है, बेंत हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें टोकरियां आ जाएंगी। कुछ टोकरियां, इसमें क्या आ जाएगा, बेंत आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, बेंत आ जाएगा। कुछ टोकरियां बेंत है। कह रहा है कुछ बेंत लकड़ी है। बेंत का कुछ भाग किसमें है, इसमें लकड़ी में है। ठीक, कुछ बेंत लकड़ी है। कह रहा सभी लकड़ियां क्या है, जंगल हैं। सारी लकड़ियां क्या हैं, तो सारी लकड़ियां क्या हैं, जंगल हैं। सारी लकड़ियां क्या हैं, जंगल हैं। देखो ये इसका वास्तविक डायग्राम बन चुका है। ठीक, इसका रियल डायग्राम बन गया है। अब आप लोग देखिएगा निष्कर्ष इसमें कह रहा है कि सभी बेंत जंगल हैं। ध्यान से देखो, बेंत का सारा भाग जंगल में कह रहा है, जबकि बेंत का थोड़ा सा भाग देखो है उसके साथ रिलेट कर रहा है। ठीक, और ये कह रहा है सब भाग है, तो हम बता नहीं सकते, गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ टोकरियां लकड़ियां हैं। टोकरी का कुछ भाग किसमें, लकड़ी में। ध्यान से देखो तो ये दो सर्कल अलग अलग है। टोकरी का एक भाग ये हिस्सा सर्कल है, ठीक, और दूसरा टोकरी का संबंध किससे कर रहा है, लकड़ी के साथ। और लकड़ी का भाग ये वाला, तो टोकरी का रिलेशन बेंत के साथ है, लकड़ी का भी बेंत के साथ है। इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा कि नहीं होगा, मुझे फिर से जानकारी नहीं है, और ये फिर से गलत हो जाएगा। नॉर्मल कंक्लूजन है, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। तो ना तो पहला ना ही दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की तरफ। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, सिटिंग अरेंजमेंट का है, लीनियर वाला। पहले चेक करो जरा कि क्या पंक्ति पहले बनेगी। ठीक, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं हम लोग पंक्ति वाला, तो उसमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है क्या पहले पंक्ति बना लेंगे या बाद में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। कह रहा ए के जी डी एच वाई एक सीधी पंक्ति में नॉर्थ की ओर मुख करके बैठे हैं। के पंक्ति के किसी एक सिरे पर, जैसे ही सिरे वाला पता चलता है हम क्या करेंगे, पंक्ति पहले बना लेंगे। ठीक, तो 2 हो गए, 3 4 5 और 6। ठीक है, देखो किसी व्यक्ति का स्थान किसी सिरे से दिया हो या किनारे वाले दिए हो, या जैसे विषम संख्या में बैठे हैं तो मध्य वाला दिया गया हो, उस केस में हम क्या करेंगे, पंक्ति को पहले बना लेंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसने कहा कि के पंक्ति के किसी एक सिरे पर, अभी मुझे नहीं पता किस सिरे पर है, पर ये सभी नॉर्थ फेसिंग है। ये सब कहां देख रहे हैं, ये सब उत्तर दिशा में देख रहे हैं। ठीक, कह रहा वाई के दाहिने तीसरा है। ध्यान से समझिएगा, इसने कहा कि वाई के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। के का दाहिना इधर ही होगा, वाई इस तरीके से बैठा होगा। अब कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि के पंक्ति के एक सिरे पर है, तो के पंक्ति के एक सिरे पर है। अगर के इस सिरे पर होगा तो क्या वाई उस साइड बैठ सकता है, नहीं। इसका मतलब के यहां नहीं होगा तो फिर के यहां होगा, और के अगर यहां है तो कह रहा है वाई के दाएं तीसरा है। 1 2 3, यहां पर कौन बैठा है, वाई बैठा है। ठीक है, वाई यहां आ जाएगा। ठीक है, वाई यहां पे आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है वाई के दाहिने तीसरे और होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, किसके लिए, वाई के लिए। और कौन, वाई कहां है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये अगर ए के बायां दूसरा है तो फिर ए इसके दाहिने दूसरा होगा। ठीक, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बाएं जितनी साइड में होगा प्लेसेस पर, उतनी ही वो व्यक्ति दाहिनी तरफ उसके होगा। ठीक, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक, अब देखो 3 अरेंज हो चुके हैं। प्रश्न आगे कंडीशन पर क्या कह रहा है, डी और एच अगल बगल बैठे हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, डी और एच अगल बगल बैठे हैं। 2 व्यक्ति अगर अगल बगल बैठे हैं तो फिर हमको 2 स्थान चाहिए होगा, तो 2 स्थान देखो यहीं पर दिया गया है। इसका मतलब डी और एच यहां आएंगे तो एक बच गया। देखो के वाई ए, देखो के वाई ए डी और एच, एक व्यक्ति बचा कौन, जी फिर यहां बैठ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है, डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो जी का बायां तीसरा 1 2 3, डी यहां आ जाएगा। ठीक, तो फिर एच यहां आ जाएगा। ये पूरा अरेंजमेंट हो गया है। ठीक, के डी एच वाई जी और ए। प्रश्न कह रहा है के दाहिनी ओर ठीक बगल में कौन है, तो के दाहिनी ओर ठीक बगल में कौन है, डी है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,
ये समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहा 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6वां और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच थे? बीच मतलब मध्य की स्थिति। आप लोग रैंकिंग की क्लास देख सकते हो। ये मध्य हमसे पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? मध्य पूछ रहा है। ठीक, मध्य पूछ रहा है। मध्य में मैंने दो चीजें बताई थी। एक केस बताया था किसका? गैपिंग का। और एक केस बताया था किसका? ओवरलैप का। ओवरलैप का। ठीक, ये दो केस मैंने बताए थे। अब देखो, गैपिंग में क्या होता है? टोटल ग्रेटर देन होता है एल प्लस आर से। और ओवरलैप में क्या होता है? टोटल लेस देन होता है एल प्लस आर से, जो बाएं दाएं के स्थान हो या ऊपर नीचे के भी इनको ही बोलते हैं। अब यहां देखो टोटल कितना दिया गया है? टोटल दिया गया है कितना? 23। पारुल ने शीर्ष से 6वां, शीर्ष वाले को लेफ्ट मान लें अगर हम, तो कितना है? 6। और नीचे से सौम्या ने कितना? 19वां। अगर हम राइट से या नीचे से कह लें तो इसका कितना है? 19 है। अगर इसका सम करोगे, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 25 आ जाएगा। बताओ, यहाँ टोटल 23 थे, सम करने पर 25 आ रहा है। इसका मतलब समझते हो क्या है? कि टोटल लेस देन क्या है? एल प्लस आर के हैं। इसका मतलब फिर ये क्या कर रहे होंगे? ओवरलैप कर रहे होंगे। केस किसका बन रहा है? यहाँ ओवरलैप का बन रहा है। और अगर ओवरलैप का केस बन रहा है तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने क्या बताया था ओवरलैप में? कि मिड इक्वल टू क्या होता है? मिड इक्वल टू होता है एल प्लस आर माइनस टी माइनस टू। ठीक, एल प्लस आर माइनस टी माइनस टू यहां से निकाल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें हम लोग तो क्या निकल के आएगी? एल प्लस आर कितना है? ठीक है, तो एल प्लस आर कितना? हम दोनों प्लेसेस जोड़ते हैं ऊपर नीचे के, तो ये कितना आ जाएगा? 25। और माइनस कितने हैं? 23 टोटल। ठीक, और माइनस कितना? 2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 23, 2 कितना हो जाएगा? 25। और ये वैल्यू मिला के कितनी आ गई? 0। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति इनके मध्य में नहीं रहा होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इनके मध्य में नहीं रहा होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। 13। इसके बाद बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 19 फरवरी 2018 को सोमवार है। 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? 19 फरवरी 2018 को कह रहा है सोमवार है। ठीक, तो देखो भाई, देखो 19 फरवरी 2018, 19 फरवरी 2018 इस दिन कौन सा दिन है? इसने कहा मंडे है। क्या है? मंडे है। इसने कहा 19 अप्रैल 2019 को दिन कौन सा होगा? देखो 19 अप्रैल 2019 को दिन कौन सा होगा? ठीक, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, अब अगर हम इसको हल करें, ध्यान से देखो, क्या ये वाली तारीख इस यहां पड़ेगी? इस 2019 में पड़ेगी? देखो भाई। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 19 फरवरी 2018 से 19 फरवरी 2018 से मतलब समझो आप लोग कि 19 फरवरी 2018 से, ठीक, 19 फरवरी 2019 का दिन निकाल लेंगे। यहां लॉजिक लग जाएगा कि समान तारीख वाला है ना। फिर क्या करेंगे, 19 फरवरी 2019 का दिन जैसे मिल जाएगा तो फिर 19 फरवरी 2019 से हम 19 अप्रैल, ठीक, 19 अप्रैल 2019 का दिन निकाल लेंगे। ठीक, ये इसका लगाने का एक प्रॉपर तरीका है। ठीक, और भी तरीके हैं इसको लगाने के, पर इससे ये जल्दी लग जाएगा। ठीक, अब देखो इधर, देखो तारीख समान है, यहां पर महीना भी समान है, महीना भी समान है, वर्ष बदल रहा है। बताओ भाई, वर्ष बदल रहा है। तो जब भी वर्ष बदलेगा तो हम क्या करेंगे कि जब दोनों माह फरवरी के दिए गए हैं हमें, तो पहली फरवरी काउंट करनी है। तो ये फरवरी सन 18 वाली जो फरवरी है, ये फरवरी में कितना दिन रहा होगा? 28 दिन का रहा होगा। ठीक है, तो अगर 28 दिन की फरवरी है, ठीक, तो हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इंक्लूडिंग अगर हम देखें तो 2018 है और 2019 है। ठीक है, तो फरवरी 18 की काउंट करेंगे, ये कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। और 28 की अगर है तो हमें कितना मिला? 1 मिला। अब बताओ, हमें दिन दिया कौन सा था? मंडे दिया गया था। ये दिन कौन सा था? ये दिन दिया गया था सोमवार। ये दिन कौन सा दिया था? तो ये दिन कौन सा था? सोमवार था। सोमवार था। तो हम 1 जोड़ देंगे तो ये दिन कौन सा आ जाएगा? +1 कर देंगे
तो ये दिन कौन सा आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक, मंगलवार आ जाएगा। अब हमारे पास दो चीजें हैं कि 19 फरवरी 2019 को अगर मंगलवार पड़ता है तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखो ये दोनों समान वर्ष में आ गए, समान वर्ष में आ गए अगर, तो इस वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखो इंक्लूडिंग मंथ कौन कौन से है, फरवरी है, मार्च है, मार्च है और अप्रैल है, अप्रैल है। ठीक, यहां पे अगर हम लेंगे दिन, ठीक, तो यहां पे देखो फरवरी में 19 दिन हो चुके हैं। 19 की फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिनों की। 19 हो गए तो बचे कितने, 9 बच गए। बताओ भाई, यहां 9 बच गए। ठीक, यहां मार्च में पूरा 31 दिन होगा और अप्रैल में पहले दिन ये लिए जाते हैं 19। ठीक है, अब यहां पे एक्स्ट्रा कितने हैं, 2, 7 से भाग करेंगे। यहां एक्स्ट्रा कितने हैं, 3, और यहां एक्स्ट्रा कितने हैं, 5। ठीक है, 5। तो देखो इसमें से 7 7 कैंसिल कर दो, 5 और 2 कट गया, 7 बचा कितना, 3। 3 बचा, दिन दिया कौन सा था, मंगल। 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ भाई। 3 जोड़ेंगे दिन कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे दिन आ जाएगा शुक्रवार। दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक, दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। मंगल में 3 जोड़ेंगे, दिन कौन सा होगा, शुक्रवार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ठीक, देखो सिंपल चीज है, जो मैंने लॉजिक यहाँ पे लगाया है, मतलब इस समान तारीख पे निकालने के लिए जो इतने पे मैंने लॉजिक लगाया, इसको आप लोग समझ सकते हो कि जैसे मान लो 5 अप्रैल 2019 अगर रविवार है, ठीक, रविवार है, तो हमसे 5 ही अप्रैल 2020 को दिन पूछ दे कौन सा होगा। तो देखो तारीख और महीना जब समान होता है तो फरवरी माह हम लोग काउंट कर लेते हैं। फरवरी कहाँ कहाँ पड़ेगी, कितनी, तो ये अप्रैल से शुरू है तो इसकी फरवरी हो गई। अब फरवरी पड़ेगी 20 में, 20 में पड़ेगी तो फरवरी 2020 की काउंट होगी। और अगर ये 29 दिन की है तो हमें वैल्यू 2 मिलती है, और अगर ये फरवरी 28 दिन की होती है तो वैल्यू हमें कितनी, 1 मिलती है। समझ गए। अब ये 29 की फरवरी पड़ेगी तो 2 यहाँ काउंट होगा। दिन दिया जो भी जाएगा अगर इस पे निकालेंगे तो इसमें 2 प्लस कर देंगे हम, बस इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे फॉलो करा है। दिन हमारा कौन सा आ गया, शुक्रवार आ गया। ठीक, शुक्र आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और शुक्र हमारा ऑप्शन कौन सा है, दूसरे नंबर पर दिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा यदि दिए गए किसी वर्ष में 10 मई को क्या था, सोमवार था, तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो 10 मई से, ध्यान देना आप लोग, 10 मई से समान वर्ष में कह रहा है। 10 मई को अगर क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है। ठीक, सोमवार पड़ता है तो हमसे पूछ क्या रहा है, 11 जुलाई को दिन कौन सा होगा, 11 जुलाई को दिन कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम निकालें तो देखो समान वर्ष है तो मई से लेकर जुलाई तक जाएंगे हम। तो देखो मई, फिर जून, और क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। ठीक, मई जून जुलाई हो जाएगा। अब देखो अगर इनमें हम दिन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो देखो मई में 10 दिन हो चुके हैं। मई में 31 होते तो बचे कितने, बताओ, 21 बच गए। जून में 30 पूरे दिन काउंट हो जाएंगे, और जुलाई के पहले दिन कितने, 11। यहाँ एक्स्ट्रा निकाल लो, 7 से भाग करोगे इसको 7 से तो कितना बचेगा, 0। इसको भाग करोगे 7 से तो कितना बचेगा, 2। और इसको अगर 7 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 4। 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो 4 2 टोटल कितना मिल गया, 6 मिल गया। 6 मिला, दिन दिया कौन सा था, सोमवार दिया गया था। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सोमवार प्लस कितना, 6। तो दिन कौन सा आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ठीक, रविवार हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला रविवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास के पहले 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, सब रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं और सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग जरूर रिव्यू दीजिएगा आज की क्लास कैसी रही, ठीक, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।